बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 संचयन का पाठ गिल्लू, जिनकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन इसका सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो पाठ शुरू करते हैं। गिल्लू। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के सुविधा के लिए और मैं अपने सुविधा के लिए भी यहाँ पर अर्थ लिख दी हूँ, ताकि आपको कोई भी परेशानी समझने में नहीं होगा। तो सोनजूही, सोनजूही क्या है? फूल का एक प्रकार जो पीला रंग का होता है। तो सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। मतलब कली मतलब बर्ड, छोटा सा जो होता है बर्ड, वो लगा हुआ है। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण मतलब याद आया जो इस लता की सघन हरितिमा मतलब हरियाली में, सघन मतलब घनी हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी मतलब छोटे से जीव की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी जो है, आपको तो मालूम होगा, इस पाठ में समझ में आ गया होगा कि गिल्लू एक छोटा सा गिलहरी था, जिसको महादेवी वर्मा जो है, गिल्लू घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और महादेवी वर्मा जो है उसको उठाकर घर लाई थी। और वह जो गिल्लू था उसके बॉडी में ब्लड लगा हुआ था। तो महादेवी वर्मा जो लेखिका हैं, क्या की थी, उस गिल्लू को जो भी ब्लड लगा हुआ था उसके बॉडी में सबको पोंछती हैं और फिर जो है उसको कितना अच्छा से देखभाल करती हैं। पेनिसिलिन का एक दवाई मलहम होता है, लगाती हैं और रुई का बत्ती बनाकर उसको दूध पिलाती है। तो क्या हुआ, धीरे-धीरे जो है गिल्लू बड़ा हो गया है और घुल-मिल गया है और महादेवी वर्मा को अपनी माँ के जैसे समझने लगा है। तो उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। जो जब वह गिल्लू खत्म हो गया था मतलब मर गया था, तो सोनजूही के प्लांट के नीचे दफना दिया गया था। तो उस सोनजूही के प्लांट में क्या हुआ है, एक पीली सी कली खिल गई है। तो यहाँ इसी बात का याद करके महादेवी वर्मा जी कह रही है कि वह जो है सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन मिल गया होगा? जो गिलहरी खत्म हो गया था, मर गया था और उसको दफना दिया गया था सोनजूही की के जड़ के नीचे। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने मतलब सोने के रंग की कली के बहाने वो जो है गिल्लू, लेखिका को ऐसा लग रहा है कि मुझे चौंकाने आ गया है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक जो है सवेरे-सवेरे लेखिका जो है बरामदे में आकर देखी, तो देख रही हैं कि वहाँ पर जो है कौवा एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ-छुआवल मतलब चुपके से छूकर छूता था, फिर छुप मतलब वहाँ से छूने का कोशिश करता था, खेल रहा था। यह काकभुसुंडी कौवा को कहा जाता है। तो यह काकभुसुंडी भी एक विचित्र पक्षी है। मतलब लेखिका कह रही हैं कि यह जो
काकभुसुंडी है वह विचित्र अनोखी पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। तो लेखिका कह रही है कि एक साथ क्या होता है, कौवे को लोग विशेष आदर भी देते हैं। मतलब आप लोग जानते होंगे कभी कभी कौवे का पूजा भी किया जाता है। कभी कभी जो कौवा बेमतलब का जो बहुत कर्कश आवाज़ में बोलता है तो लोग उसको अनादर भी करते हैं, तिरस्कार करते हैं कि ये कौवा क्या चिल्ला रहा है। और कभी कभी अति सम्मानित किया जाता है और कभी कभी उसको अपमानित भी किया जाता है। तो इस तरह से कौवे के बारे में लेखिका सोच रही है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो आप लोग जानते होंगे बच्चों, श्राद्ध जो होता है पितर पक्ष में तो क्या होता है, गरुड़ के रूप में मतलब कौवा का वहाँ पूजा किया जाता है। इस तरह से होता है, एक नियम होता है। तो इसके बारे में लेखिका बता रही है कि इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इसके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो आप लोग जानते होंगे गांव देहात में अक्सर जब कौवा बहुत बोलता है आंगन में आकर या बरामदे में बहुत आवाज़ करता है तो लोग क्या बोलते हैं कि आज हो सकता है कि कोई हमारे घर अतिथि आने वाला हो। तो इसके बारे में, कौवे के बारे में लेखिका सोच रही है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और कभी कभी हम लोग जब कौवा बेमतलब का काँव काँव करने लगता है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो लेखिका जो है इसके बारे में, कौवे के बारे में भी यहाँ पर कुछ बोल रही हैं कि इस तरह से कौवे के बारे में उनका सोच है। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो अब जो है कौवे के बारे में जो सोच रही थी लेखिका कि अचानक से रुकावट हो गई। मतलब क्या हो गया, वहाँ देखी कि गमले और दीवार की संधि मतलब बीच में छिपे एक छोटे से जीव पर लेखिका की दृष्टि जाती है। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। तो यहाँ पर लेखिका देख रही हैं कि एक छोटा सा बच्चा घोंसला से गिर गया है और कौवा उसको खाना चाह रहा है। काक द्वय मतलब दो कौवा की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत से गमले से चिपटा हुआ था। तो वह तो बहुत छोटा बच्चा था गिलहरी का, और दो कौवा जो है चोंच से उसको खाने का कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ था, वह मतलब बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था छोटा सा वह गिलहरी का बच्चा। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। तो लेखिका जब बचाने का कोशिश कर रही थी गिलहरी के छोटे से बच्चे को, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। तो कुछ लोग उनको बोल रहे थे कि कौवे की चोंच का जो घाव होता है वह लगने के बाद जो है यह जीव नहीं बच पाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, लेकिन लेखिका का मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाई। तो इस तरह से लेखिका ले आती हैं और सेवा भाव करती हैं। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे-जैसे उसके नन्हे से मुँह में लगाई, पर मुँह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। तो लेखिका क्या करती हैं, रुई की बत्ती बनाकर दूध पिलाती हैं, लेकिन मुँह खुल नहीं सका है, दूध गिर गया है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुँह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उँगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीली काँच की मोतियों जैसी आँखों से इधर-उधर देखने लगा। तो कई घंटे के उपचार के बाद देखती हैं कि उनका मुँह खुल गया है और थोड़ा-सा एक बूँद पानी गिलहरी के मुँह में टपकाया गया, और तीसरे दिन बहुत ही वह मतलब स्वस्थ हो गया और लेखिका के हाथों से खेलने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएँ, झब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आँखें सबको विस्मित करने लगी। और 3-4 महीना में क्या हो गया, उसके स्निग्ध मतलब चिकना रोएँ, झब्बेदार पूँछ हो गया, चंचल चमकीली आँखें सबको आश्चर्यचकित करने लगा, मतलब बहुत ही सुंदर दिखने लगा। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का नाम रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे
गिल्लू कहकर बुलाने लगी। तो लेखिका क्या की, अपना एक नामकरण कर दी गिल्लू। अ, जो है गिलहरी का नाम गिल्लू कहकर लेखिका बुलाने लगी। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी काँच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती थी, तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो लेखिका जब लिखने के लिए बैठती थी, तो गिलहरी अट्रैक्ट करना चाहता था, मतलब लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, मतलब छोटा शरीर, लिफाफे के भीतर बंद रह जाता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता, मतलब टुकड़ा-टुकड़ा करके खाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले-हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झाँकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो लेखिका क्या करती हैं, खिड़की में जो जाली लगा हुआ है उसका एक थोड़ा-सा कोना खोल देती हैं, ताकि गिल्लू बाहर और भीतर जा सके। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते-बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही था। आवश्यक कागज-पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा हैं और किस तरह से गिल्लू जो है, गिलहरी बैठकर उनके थाली में खा रहा है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दों की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखिका के पास बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और सबका लगाव लेखिका के साथ था, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। मतलब इतने सारे पशु पक्षी रखी हुई थी महादेवी वर्मा, लेकिन कोई जो है उनके थाली में नहीं खाता था, लेकिन गिल्लू जो है लेखिका के साथ खाता था। इसके बारे में लेखिका बता रही हैं। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक-एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, मतलब भोजन था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत, मतलब चोट होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब क्या हुआ, उसी बीच लेखिका को मोटर दुर्घटना के कारण जो है आहत होना पड़ा, मतलब उन्हें चोट लग गई थी। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले।
जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिराहने बैठकर अपने नन्हे-नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले-हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई, मतलब गिल्लू को दफना दिया गया, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात मतलब छोटे से जीव का किसी बासंती दिन जूही के पिताभ मतलब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो बच्चों, यही था गिल्लू पाठ। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।